नमस्कार दोस्तों। आज एक ऐसी जजमेंट की चर्चा करेंगे जो बहुत अच्छा और दिल्ली हाई कोर्ट का बहुत ही शानदार जजमेंट है। डॉक्टर पिन्ना रॉय एंड डॉक्टर श्रीमती राधिका रॉय वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर, असेसमेंट ईयर 2009-2010। दिल्ली हाई कोर्ट ने बहुत ही शानदार जजमेंट इसलिए दिया क्योंकि 148 की कार्रवाई एक ही बार हो सकती है, दो बार नहीं हो सकती। दो अलग अलग सेक्शन में दो बार असेसमेंट हुए एक ही केस में, एक ही सेम ट्रांजैक्शन के ऊपर, जो गलत है। दिल्ली हाई कोर्ट ने अपनी फाइंडिंग में जो कहा, पहले उससे पूर्व अपन केस के फैक्ट समझ लेते हैं। केस के फैक्ट ये थे कि श्रीमती राधिका रॉय, वाइफ ऑफ डॉक्टर पिनो रॉय, RRPR होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड की 50% शेयर होल्डर थी और इस केस में 2009 का असेसमेंट ईयर 2009 एंड 10 का जो रिटर्न था वो 31 जुलाई 2009 को फाइल हो गया और 143 में 1 में स्वीकार भी हो गया, एक्सेप्ट हो गया, इंटीमेशन आ गई। पहला जो रिवोल्यूशन हुआ, रीअसेसमेंट हुआ, वो 2011 में हुआ। 2011 में 25 जुलाई 2011 को धारा सेक्शन 148 के तहत एक और नोटिस निकला जिसमें ये कहा कि NDTV के शेयर्स के लेन देन से आय का आपने स्कैमिंग किया हुआ है। और 2013 को 6 मार्च 2013 को 142(1) का नोटिस जारी किया, जांच की गई और RRPR से जो इंटरेस्ट फ्री लोन था सेक्शन 222E के अंतर्गत डीम्ड डिविडेंड माना जा सकता है। 31 मार्च 2013 को एक ऑर्डर पास हुआ जिसमें इस विषय पर किसी प्रकार की कोई एडिशन नहीं की गई। एक बार ऑर्डर कंप्लीट हो गया, असेसमेंट कंप्लीट हो गया 148 का। 222E का डीम्ड डिविडेंड माना जा सकता था लेकिन नहीं किया, एडिशन कंप्लीट हो गया। 2016 में पुनः 148 के तहत दूसरा नोटिस जारी किया और 31 मार्च 2016 को ये नोटिस इसी ट्रांजैक्शन के लिए सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 क्लोज 4 में नोशनल ब्याज का के लाभ के रूप में टैक्सेबल माना जाए, ऐसा नोटिस जारी किया। नोटिस 4 वर्ष की सीमा से बाहर था। सेक्शन 148 में एक निश्चित लिमिट के बाद दो असेसमेंट या तो सेक्शन 4 साल के अंदर या 6 साल के अंदर करना होता है। जो 4 साल के बाद किया, दूसरा नोटिस 4 साल के बाद करके इस बात इस आधार पे किया कि एक्सटेंडेड लिमिटेशन के अंतर्गत हमने जारी कर दिया। सबसे पहला प्रश्न ये है कि क्या एक ट्रांजैक्शन, एक ही लेन देन के ट्रांजैक्शन को एक ही वर्ष में 147 148 के अंतर्गत रीअसेसमेंट वैलिड है? पहला क्वेश्चन। सेकंड, जब पहली बार में फर्स्ट स्टेज पर फर्स्ट असेसमेंट के समय सारे फैक्ट बता दिए गए, हर हाल में बता दिए, सारे फैक्ट बता दिए, ऑर्डर भी कंप्लीट हो गया, तो क्या असेसी का ये उत्तरदायित्व है कि वो सेकंड फेज में भी उसको बताए? तीसरा, क्या केवल ये चेंज ऑफ ओपिनियन है या किसी शिकायत या कंप्लेंट के आधार पर पुनर्व्याख्या की गई है? असेसी ने अपने जो तर्क दिए वो ये हैं कि इंटरेस्ट फ्री लोन और इस ट्रांजैक्शन के बारे में सारे फैक्ट पहले से ही असेसी ऑफिसर को बता दिए गए थे। उन्होंने इसका आकलन नहीं किया, ना ही इसे शामिल किया अपने ऑर्डर में। ऑडिटेड बैलेंस शीट, खाते, बुक्स ऑफ अकाउंट, सारे डॉक्यूमेंट जो इससे रिलेटेड थे पहले ही दाखिल कर दिए थे। 31 मार्च 2013 के आदेश में ईओ ने इसको नहीं जोड़ा, ना ही एडिशन किया। इससे यह स्पष्ट है कि इस विषय पर विचार हो चुका है। कोई भी नया ठोस सबूत या मटेरियल सामने नहीं आया। तो हाइंडसाइट के आधार पर किसी मत परिवर्तन के स्थान पर क्या दोबारा से कार्रवाई की जा सकती है? याचिकाकर्ता ने यहाँ तक दिया कि ये मेरे हिसाब से कानून में निषिद्ध है, इनवैलिड है और ये नोटिस अधिकार क्षेत्र के बाहर मनमाना और असंवैधानिक है। डिपार्टमेंट ने कहा कि नहीं, हमने जो तर्क दिया से उसमें शिकायतें RRPR के स्थानांतरित रिकॉर्ड से नई जानकारी प्राप्त हुई, इसलिए हमने सेक्शन 1(2) सबसेक्शन 24 के अंतर्गत हमने इसकी कार्रवाई की है, जो एक अलग प्रावधान है। सेक्शन 222E के में पहले से ही कार्रवाई हो चुकी थी। याचिकाकर्ता को पहले नोटिस का उत्तर देना चाहिए था, उसके बाद वैलिडिटी की चर्चा करनी थी। वैलिडिटी उनके हिसाब से बाद में देखी जानी चाहिए थी। खैर, डिपार्टमेंट है, कोई बात नहीं। दिल्ली हाईकोर्ट ने बहुत शानदार जजमेंट, बहुत ही कंक्लूजन के साथ उन्होंने कहा कि पहली बात तो है कि अगर कोई फैक्ट पहले आ चुके हैं
प्राइमरी इफेक्ट आ चुके हैं और प्राइमरी इफेक्ट में उसका रीअसेसमेंट हो चुका है, तो उसका दोबारा से रीअसेसमेंट नहीं हो सकता सर। अगर वो करते हैं तो वो इनवैलिड है। न्यायालय ने कहा कि एओ के संज्ञान में था ये इंटरेस्ट फ्री लोन का पूरा फैक्ट एओ की जानकारी में था। न्यायालय ने माना कि ये एओ के संज्ञान में था, इसलिए इसकी पुनः जांच निश्चित रूप से इनवैलिड है। क्योंकि पहले फैक्ट में फर्स्ट फेज में आपने असेसमेंट करते समय इसको जांच में था, लेकिन आपने कोई एडिशन नहीं किया, तो अब उसका दोबारा से कार्रवाई नहीं की जा सकती। दूसरी बात, दिल्ली हाईकोर्ट ने बहुत अच्छा कहा कि न्यू दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड वर्सेस DCIT 2020 424 ITR 607 सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा करते हुए उन्होंने कहा कि असेसी का केवल दायित्व प्राइमरी फैक्ट को बताना है, किसी कानूनी निष्कर्ष या सेकेंडरी फैक्ट को बताने की लायबिलिटी करदाता की है ही नहीं। करदाता ये बताने के लिए बात नहीं है कि कोई लेन देन इस धारा के अंतर्गत टैक्सेबल है, ये तो डिपार्टमेंट को पता होना चाहिए। दूसरी बात जो दिल्ली हाईकोर्ट ने कही वो ये कि मत परिवर्तन या चेंज ऑफ ओपिनियन जो है वो उपलब्ध आपके पास जो मटेरियल अवेलेबल है उसी के ऊपर होगा, बार बार नहीं होगा। एक ही बार तो करेंगे आप। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट का टेक स्पेन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस DCIT 2018 404 ITR 10 सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट उस पर रिलाई किया उन्होंने, और रिलाई करते हुए न्यायालय ने कहा कि हम चेंज ऑफ ओपिनियन की परमिशन एक ही बार तो देंगे, बार बार क्यों देंगे। क्योंकि करदाता की ओर से किसी भी फैक्ट को पहली बार में छुपाया नहीं था, किसी प्रकार से कोई चूक नहीं की, ना ही कोई डिफॉल्ट हुआ, जो था वैसा का वैसा ही उन्होंने दे दिया। तो हम आपको 4 साल के बाद रीअसेसमेंट की परमिशन अब नहीं दे सकते। ऐसा कहते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने अपना अंतिम ऑर्डर पास किया और 148 के 31 मार्च 2016 के 148 के नोटिस को क्वेश्चन कर दिया। कोर्ट ने माना कि एक कार्रवाई मनमानी, निश्चित रूप से मनमानी, अधिकार विहीन और संविधान के अनुच्छेद 14, 19 1G और 300A का क्लियर कट उल्लंघन है। इसकी परमिशन किसी भी अधिकारी असेसिंग ऑफिसर को नहीं दी जा सकती। इस नाते भी ये जजमेंट बहुत अच्छा और बहुत ऐतिहासिक जजमेंट हुआ, क्योंकि एक ही केस में एक ही ट्रांजेक्शन पर निश्चित रूप से 2 बार असेसमेंट या रीअसेसमेंट नहीं होना चाहिए। एक बार जब आपके पास फैक्ट थे तब आपने नहीं किया, दोबारा आपने उसे परेशान करने के लिए फिर से ओपन कर लिया। प्राइमरी तौर पर नेचुरल जस्टिस का भी पालन नहीं किया, न्याय संगत भी नहीं था। दिल्ली हाईकोर्ट के इस केस के लिए, इस जजमेंट का हम स्वागत करते हैं और निश्चित रूप से जजमेंट हमारे आगे 148 के केसों में काम आएगा, इसी आशा के साथ बहुत बहुत